मैं राकेश कुमार वर्मा डिटरमिनेंट्स पार्ट 7 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो आपकी टॉपिक है रेगुलर मिलती रहेंगी, ऐसे मैं रेगुलर आपको अभी टॉपिक देता रहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इधर से आपको वीडियो में अगर साउंड इधर उधर के मिलते होंगे तो उससे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ आपको अपने टॉपिक पर ध्यान देना है। आप अपने टॉपिक पर क्लियर कीजिएगा, आपको अपने टॉपिक से मतलब रखना है, बाकी और किसी तरह की दिक्कतों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा कहना ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो भी टॉपिक है मैं भेज रहा हूँ आपके पास, उसमें सबसे ज़रूरी बातें ये हैं कि आप उस टॉपिक को कितना सीखते हैं, ठीक है, और कितने बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। बाकी आप अगर ये सोचते होंगे कि वीडियो में साउंड इधर उधर का आता तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। और आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसा मैंने पार्ट 6 में बताया था, वो छोटी सी टॉपिक मैंने लेकर सिर्फ चेक किया था कि उसमें अगर मैं ज़रा सा देखते हैं क्या दिक्कत आती है, तो उसमें साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं आई है, लेकिन आ जा सकता, क्योंकि मॉर्निंग से के बाद से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय, ठीक है। वो तो बहुत ही मॉर्निंग में था, जबकि आप सोकर नहीं उठते होंगे तब की वीडियो थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ थी क्या कि शायद जो भी था प्रतिबिंब दिख रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से देखें। और दूसरी बात कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। इसीलिए इस बात को आप मानिएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत बेहतरीन से जीव जान लगा के आप पढ़िएगा इस टॉपिक को, ठीक है। मेरा गारंटी है, चाहे आव्यूह विधि से आएगा चाहे क्रैमर विधि से आएगा, ये ज़रूर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन से समझिएगा और मैं बहुत बेहतरीन से आपको समझाऊंगा। देखो, मैंने ये कहा था कि जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, वो 3 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों का एग्जाम्पल भी आपको करा दूंगा, बस आपको समझना है। मैंने आपसे कहा क्या कि अगर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो या 3 चरों वाला रैखिक समीकरण हो, तो उसे आप आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके x और y के मान निकालेंगे, या x y z तीनों के मान निकालेंगे। अगर 2 चरों वाला रहेगा तो उसमें सिर्फ x और y मिल सकता है, या y z मिल सकता है, या x और z मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसमें आएंगे x और y, अर्थात 2 चर आएंगे, ठीक। 3 चरों वालों में क्या आता है, 3 चरों वाले में आपका आएगा x y z तीनों आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आव्यूह विधि से उसको सॉल्व करना है। ये बाबू आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मैं आपको अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। देखो, मान लेते हैं यहाँ हमने क्या लिखा, आव्यूह द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों का हल, मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि आप आव्यूह विधि द्वारा किसी भी युगपत रैखिक समीकरण को कैसे आप सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ये मान लेते हैं इक्वेशंस हैं मेरे पास, ये इक्वेशंस हैं। वो कितने इक्वेशंस हैं, देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, और a3x प्लस b3y और c3z इक्वल d3। ये 3 रैखिक समीकरण मेरे पास हैं। इन तीनों रैखिक समीकरणों को हमें आव्यूह विधि के द्वारा हल करना है। अब आव्यूह विधि द्वारा कैसे आप हल करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हैं तो कहीं से थोड़ा सा आप पढ़ लें, नहीं देखें तो आप एक काम कीजिएगा, मेरा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो इसी चैनल पर है, पहले आप उसको समझ लीजिएगा अगर आपको समझने में दिक्कत होंगी तो। और जैसा कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 3 इक्वेशन दिए हैं, a1 a2 a3 करके, यानी कि 3 समीकरण आपके पास हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक आव्यूह बनाना है। एक आव्यूह ऐसा बनाना है जो x y और z तीनों के गुणांकों से बना हो। मेरी बात सुनिए, x y z के गुणांकों से बना एक आव्यूह तैयार करेंगे, जिसका नाम आप अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें आप a मान सकते हैं, a बराबर a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ये आपका क्या हो गया, a बराबर एक आपका मैट्रिक्स तैयार हुआ। बात इतनी समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी बातें, हम दूसरा आव्यूह क्या मानते हैं, दूसरा आव्यूह हमारा x का होता है, x कैपिटल X हम मानते हैं। वो एक कैपिटल X का आव्यूह क्या होता है, उस कैपिटल X का आव्यूह का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने प्रकार के वेरिएबल हैं,
कितने प्रकार के वेरिएबल हैं, तो वो 3 प्रकार के वेरिएबल हैं। एक होता है x, एक है y और एक है z, यानी 3 प्रकार के वेरिएबल मेरे पास हैं जिनका नाम x, y और z है। इतनी बातें भी आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी कि 3 वेरिएबल से बना एक ऑब्जेक्ट है जो x, y, z, और कैसा ऑब्जेक्ट है, अस्तंभ ऑब्जेक्ट है। कैसा है, कॉलम वाला ऑब्जेक्ट है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात है, आपको तीसरा ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, तीसरा ऑब्जेक्ट वो बनाना है जो इसमें केवल और केवल कांस्टेंट टर्म रहेंगे, अचर पद रहेगा, जैसा कि आपके सामने d1, d2, d3 है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अब 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों को या 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमें कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। पहला ऑब्जेक्ट x, y और z के जितने गुणांक, जितने कोफिशिएंट रहेंगे उनसे हम एक ऑब्जेक्ट a तैयार करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट हम कौन सा ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जो x कैपिटल X बराबर वेरिएबल x, y, z का रहेगा। तीसरी मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी, तीसरी मैट्रिक्स वो भी स्तंभ ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। और वो कॉलम मैट्रिक्स हम लोग कैसा यूज करेंगे, उसका क्या नाम रहेगा, वो कौन सा मान रहेगा, वो d1, d2, d3 अर्थात उस इक्वेशन में आए हुए अचर पदों का मान रहेगा। अर्थात जो फ्री x से रहे, फ्री y से रहे और फ्री z से रहे, यानी तीनों से कोई ताल्लुकात न रहता हो, वो सिर्फ अपने आप में फ्री मान रहे। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्राप्त होने के बाद आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि ax बराबर आप b का रूप लिखेंगे ax बराबर b, मतलब x, y, z के गुणांकों से बने ऑब्जेक्ट का गुणनफल, ऑब्जेक्ट यानी x, y, z के गुणांकों से बना ऑब्जेक्ट और x से बना ऑब्जेक्ट दोनों का आप गुणा कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो b वाला पार्ट मैंने कहा, यानी अचर पदों का जो ऑब्जेक्ट है, उसी से आप कंपेयर भी कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। लेकिन वो तब भी इक्वेशन ही बन जाएगा। तो ये चीज़ें हम ना यहाँ पर अपना के, ये चीज़ ना करके हम लोग डायरेक्ट ये कहते हैं कि x बराबर a इनवर्स b, x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b होता है। ठीक, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि x बराबर a इनवर्स b होता है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि a इनवर्स हम क्या जानेंगे। यहाँ पर सर ने बताया है कि a, तो a इनवर्स कहाँ से आएगा। तो मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पहली बार में मत देखिएगा। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट्स के पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिएगा, और खासकर आप 6 पार्ट देखिएगा, उसमें मैं ए इनवर्स और आपसे कुछ ज़रूरी बातों के लिए वो बनाया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो में ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हुआ आपका थ्योरेटिकल जो बेसिक था। इतने बेसिक से आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ने को कभी नहीं मिला होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक से बताया जा रहा है या हमको कुछ सीखने को मिला इस प्लेटफॉर्म पे या इस टॉपिक से, या मेरे द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला, ज़रा सा भी सीखने को आप पाए हों, तो ये वीडियो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे मैं आपको बहुत भली भांति समझा सकूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप समझ से अच्छे से बिना वीडियो स्किप किए देखे होंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और इससे बेहतर आज तक आपको समझ में आया भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले 2 वेरिएबल का। ये है क्या कि 2x प्लस 5y इक्वल 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल कितना दिया है 7। ठीक है, अभी देखिए पहले नंबर तो मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट, जैसे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो। ठीक है बाबू, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वो चीज़ क्या है कि जैसे वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे जानेंगे कि ये क्रैमर विधि से हल करना है या ऑब्जेक्ट विधि से हल करना है। तो इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको समझना ये है कि सबसे पहले कि वो क्या पूछा है। अगर वो प्रश्न देगा तो प्रश्न में ये चीज़ कहेगा ज़रूर कि आप क्रैमर विधि से हल करें
या आव्यूह विधि से हल करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से मेरी एक बात सुनिए कि अगर वो क्वेश्चन देगा तो उसमें ज़रूर ये बात कहेगा कि आव्यूह विधि से हल करिए या किससे, क्रैमर विधि से। तो मैं आव्यूह विधि यानी मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूँ हाँ सॉल्यूशन करने का, तो वो पहले आप मेथड सीख लीजिए, फिर क्रैमर विधि का मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें क्लियर कर देगा। लेकिन मान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए कि उसमें ये ना कहें कि क्रैमर विधि भी ना क्लियर किया हो, ना मैट्रिक्स विधि क्लियर किया हो, तब फिर आप कैसे करेंगे? तो जो आपको सुटेबल लगेगा उस समय वही आप विधि अपनाइएगा, चाहे आप उसमें क्रैमर विधि यूज कीजिएगा, चाहे उसमें आप मैट्रिक्स मेथड यूज कीजिएगा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना आपका नंबर कटने पाएगा, ना किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि बताई जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आपको क्लियर नहीं किया गया तो आपको जो मेथड सुटेबल लगेगा वही आप कीजिएगा। चलिए, अब मैं इसमें 2 वेरिएबल का बता रहा हूँ, 3 वेरिएबल का भी बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं क्या करूँगा, से बना समीकरण इतने तथा इतने से बना आव्यूह, छोटा तो नहीं लिख रहे भाई, से बना आव्यूह ए बराबर वो क्या हो जाएगा बाबू 2 3 5 2 इतना हो जाएगा, और बी बराबर 1 7 हो जाएगा, और एक्स बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, बीच में साउंड आ जा रहा होगा गाड़ी का, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। इस बात का हमको भी तकलीफ है, लेकिन कहने का मतलब मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, आपको उतनी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी जितना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बस उस बात पे आप क्लियर कीजिएगा, क्योंकि रोड के बहुत पास में हमारा जो रूम है या हॉल है जो हमारा, वो रोड के बहुत पास है, इसीलिए आप इससे कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यक्स बराबर ए इन्वर्स बी के रूप में लिखना है। तो इसमें ए इन्वर्स का कोई टॉपिक आ गया है, तो चलिए मैं ए इन्वर्स फिर से जिन स्टूडेंटों को पार्ट 6 में पढ़ने को नहीं मिला होगा, चलिए आज यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमने लिखा पुनः सच डेट ए बराबर क्या हो जाएगा 2 5 3 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपसे मैंने यही कहा था कि ए इन्वर्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है भैया, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, अगर वीडियो पुराने वीडियो जो इस पे पढ़े हैं पार्ट, उस पार्ट को डिटर्मिनेंट्स के पार्ट को आप देखे होंगे, तो उसमें ज़रूर इस चीज़ को हमने बताया है। ठीक है, तो पहले नंबर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो इस आव्यूह को हम सारणी के रूप में ना करके हम डायरेक्टली ले रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और -3 और 5 का 15 हो जाएगा, और ये कितना -11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स का मान आ गया। तो मैं कहीं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए अच्छा ठीक, यहाँ तो दिख रहा है, नीचे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या निकालते हैं, आप कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने का भी मैं तरीका बताया हूँ कि कोफैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, A11 आप करते हैं। अच्छा 1 का देखिए यहाँ पर ज़्यादा बेसिक ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, मैं इस चीज़ का बेसिक बताऊँगा। ये चीज़ें तो आपका हो गया, लेकिन थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। अब ये 1 क्या, 1 को 1 के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, सम होगा। सम होने के नाते प्लस होता है। अब क्यों होता है आपको पीछे देखना पड़ेगा, पिछली वीडियो में 1 प्लस हो जाए यानी सम हो जाएगा प्लस, तो 1 का मतलब ये भी और 1 का मतलब ये भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो गया। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 लेंगे, दिख रहा है ना भैया ऊपर थोड़ा सा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से तो दिखेगा ना। अब यहाँ पर 1 2 हम लिख रहे हैं, 1 2 का मतलब हो गया इवन और 8 दोनों जोड़ने पर, यानी 2 और 1 को जोड़ने 3 हो रहा, 3 एक ऑड नंबर है, इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। अब हम पहला पॉइंट देखिए, हमने पहला लिया, ये भी लिया, तो इसका वैल्यू कितना आया, -3 आ गया। अब हम 2 1 लेंगे, 2 1 भी ऑड नंबर हो जाता है, 2 1 को जब ऐड करेंगे 3 ऑड नंबर होगा, तो 2 ये हुआ और 1 का मतलब ये, 2 का मतलब ये हुआ, 1 का मतलब ये हुआ, तो आपका बचा कितना -5। और अब 2 2 का मतलब हो गया, क्या हो गया, ए भी ख़त्म हो गया, ए भी ख़त्म हो गया, और 2 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का मतलब आपका क्या हो गया कि सम हो गया, और सम में प्लस होता है, ये हो गया इतना। इसके बाद आपका एक मैट्रिक्स बनता, एक मैट्रिक्स बनता था जिसका नाम आप बी रखते थे। यहाँ ऑलरेडी बी पहले से आया है, तो आप बी नाम का व्यक्त नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर रख लीजिए सी नाम का कोई व्यक्त रख लीजिए। सी से जो मैट्रिक्स बनता था वो क्या कहते थे, A11 A11 A12 A21
क्या होता था, A22 होता था, ये होता था ना भैया, बोलिए बताइए, इतना तो होता था, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं था। चलिए अब मैं आगे क्या कह रहा हूँ ये देखिए, मैं ये ना लिखूँगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3 -5 नहीं -3 नहीं 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा -3 और -5 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी हो गया। सी के बाद आप क्या करते थे, CT निकाल लेते थे, यानी ट्रांसपोज ऑब्व्यू। और जब आप ट्रांसपोज ऑब्व्यू CT निकाल रहे हैं तो ये क्या कहलाता था, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता था। यानी कि जो ऑब्व्यू आपका पहला मिला था उसी ऑब्व्यू का आप क्या निकालते थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेते थे। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो जाता है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ को कॉलम के रूप में कर देते हैं, ठीक है। तो -3 और 2 इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो आप कहते हैं क्या, अब हमें ए इनवर्स निकाल लेना चाहिए। तो आप ए इनवर्स भी निकाल लीजिए। ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट्स का मान कितना आया है बता दीजिए, आप कहाँ पर निकाल के रखे हैं, कहीं लिखा गया था ना बाबू, अच्छा मिटा दिए क्या हम। चलिए डिटर्मिनेंट्स हम फिर से लिख दे रहे हैं यहीं पर, अच्छा हाँ -11 इधर है, चलिए ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा -11। अब ये इसके साथ में एडजॉइंट का गुणा 2 -5 -3 और 2। जब आप मल्टीपल करेंगे इनका तो फिर से मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब यहाँ पर जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/11। फिर इसका इसमें मल्टीपल होगा तो इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीपल प्लस हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख नहीं रहा था, आगे हम लिख रहे हैं। जब इसका इसके साथ आप मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -2/11, और जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस 5/11, और इसका इसके साथ फिर हो जाएगा माइनस माइनस का तो 3/11, और फिर ये इसके साथ मल्टीपल -2/11। ये कौन सा मान निकला भैया, ए इनवर्स का वैल्यू निकला है। किसका निकला है, ए इनवर्स का। अब ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो आप, कि हम किसके साथ और मल्टीपल करने वाले हैं, इस बी के साथ हम मल्टीपल करने वाले हैं। यानी x बराबर, अतः जो मान होगा x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू बी की बात आया है तो ए इनवर्स का हम मान रख देते हैं। किसका मान रखते हैं, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का वैल्यू जो आया है -2/11, 3/11, 5/11, -2/11। अब इसके साथ में आप किसका मल्टीपल करने वाले हैं, बी का। अब बी कहाँ पर है, 1 और 7, ये था आपका बी। अब इस बी की ज़रूरत नहीं तो मैं इसको भी मिटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको भी मैंने मिटा दिया। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। रिलेटिव टॉपिक से, सिर्फ टॉपिक से रिलेटिव चीज़ें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या त्रुटि होगी तो वो आप ज़रूर कमेंट में कहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम क्या करने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएं कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल कैसे होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तब उसमें आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि ऑफलाइन क्लास जब हमारे यहाँ जो चलता है उसमें तो ये मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए कैसे होता है, इस सभी एलिमेंट का मतलब ये क्या है, ये आपका रो है ना, पंक्ति है ना, पंक्ति का आप स्तंभ में ऐसे मल्टीपल कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या होता है मेरा, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक क्या है, कॉलम है, और ये आपका रो है। जब एक रो को कॉलम के रूप में सेट करते हो तो मेरे कहने का मतलब ये बाबू कि जो चीज़ें जो जिसका हिस्सा है वो उसके हिस्से के साथ में सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। जब जो जिसका टर्म है, जिसका हिस्सा मान लेते हैं, जो हिस्से की बात मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं जो जिसका पद है वो उसकी जगह पर, जो जिसका स्टेप या पद है वो उसकी जगह पे आ जाता है, और उसी आने वाले पद को हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में मल्टीपल कर देते हैं। जैसे -2/11 और 5/11, जब इनका हम जब दोनों को एक साथ करेंगे तो 1/7 करें, ये 1 और 7 इन दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए। ये पूरा टर्म जब आप ऐसे करके लेकर आएंगे तो ये वाला 5/11 इसके साथ रिलेशन करेगा और -2/11 इसके साथ में आएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन फिर हम करते क्या हैं, इनके बीच में हम प्लस लगाते हैं। यानी कि जब आप ऐसे किए होंगे 2 1 जा 2 -2/11, और फिर इसके बाद इसका किए होंगे 5 7 जा हो जाएगा 35/11, और प्लस बीच में लगाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, -2/11
और प्लस 35/11, दोनों का 11 यानी हर दोनों का इक्वल है, तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इससे आप काट देंगे तो ये कितना आएगा 3। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे बेसिक क्या सीखेंगे आप, ठीक। तो चलते हैं हम डायरेक्ट में थोड़ा सा कि इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो आया कितना 3। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/11 और ये कितना हो जाएगा -14/11। फिर 14 में से 3 चला जाएगा, -11/11 कैंसिल आउट होके -1, यानी ये यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा 1। दिख रहा है ना भैया यहाँ। चलिए अब इतनी चीज़ें जब आपको समझ में आ गई होंगी तो ये किसका मान था, x मतलब xy, बोलिए -1 आ रहा, हाँ -1 था। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एक टॉपिक यहाँ पर और है। वो टॉपिक क्या है थोड़ा सा समझिएगा। ऑब्व्यू में क्या होता है, यानी मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उसके सभी एलिमेंट, पोजीशन के एलिमेंट, इस लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट राइट साइड के मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ में एक साथ क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली व्यक्त करते हैं, यानी समानता व्यक्त करते हैं, तभी 2 ऑब्व्यू सिमिलर हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, 2 ऑब्व्यू क्लियर, मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी, 2 ऑब्व्यू समान या बराबर तब हो सकते हैं जब उनके सही पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट भी समान होंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये कह रहा क्या प्रश्न में कि ये ऑब्व्यू इस ऑब्व्यू के बराबर है, ये तभी फिक्स हो सकता है, तभी तय होगा कि जब इसके एलिमेंट ये वाला इस एलिमेंट के पोजीशन पे होगा, जब ए वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के पोजीशन पे होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका हुआ x = 3 और y = -1। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। इससे बेहतर आप सीखने को कहीं पर भी नहीं पाए होंगे और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। 3 ऑर्डर की बात होती है तो 3 ऑर्डर की बात हम क्या बताएंगे आपको, चलिए तुरंत इसी वीडियो में 3 ऑर्डर का करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, जैसा कि मैं ये बता रहा था कि 3 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन हो और 3 इक्वेशन भी हो तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे कहा ना। तो मैं क्वेश्चन लिखा, वो क्या है कि 2x + y + z, जैसा आप दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है ये देखो। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसीलिए बंद करना पड़ा था। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि आपके सामने ये 3 इक्वेशन लिखे हुए हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008, 2014 और 2015 के यूपी बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसा नहीं कि आया है तो फिर आएगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि 3 वेरिएबल का मेथड मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन किसी भी तरह का है, चाहे वो बोर्ड में 10 बार आया हो, चाहे 1 बार भी ना आया हो, बस आपको मेथड अगर समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। देखिए बीच बीच में परेशानी कुछ ना कुछ आ जाती है और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट इस बात का कर रहा हूँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो यार, ताकि इससे थोड़ा ये हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। और लाइक कर दोगे तो इससे हमें ये मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो मेरे बच्चे मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को समझ रहे हैं और आपको ये ठीक लग रहा होगा कि मुझसे आप संतुष्ट हो। आपका कर्तव्य यही है कि लोगों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, सही रहेगा, ठीक है बाबू। तो ये मैं अगले वीडियो में ही बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा आप समझिएगा बातों को, क्योंकि अब जो इधर गाड़ी वगैरह चल रहा है ना, ज़्यादा चलने लगे हैं तो उसकी आवाज़ें ज़्यादा आने लगी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब आपको असुविधा हो, परेशानी हो, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा और आप अगले वीडियो का वेट कीजिएगा और अपने कमेंट में कहिएगा अगर कोई भी त्रुटि हो। सिर्फ वीडियो के क्वालिटी पर, वीडियो के साउंड पे नहीं, वीडियो के टॉपिक पर, मैंने जो टॉपिक बताया उस टॉपिक में ज़रा से भी त्रुटि होगी तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा या डिसलाइक दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर इस बात को अच्छे से पढ़ें, आप घर में रहें और अच्छे से पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई पे केयर करें। फिर से मेरा एक बात यही कहना चाहूँगा मैं कि जैसे आप के जो कॉलेजें हैं वो 15 अगस्त तक बंद हैं, 15 अगस्त के बाद ही खुलने की चांसेज हैं। बीच में तो नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ें अनाउंसमेंट हो गई हैं उसकी बातें तो क्लियर है कि हो सकता है कि बीच में खुले या ना खुले। लेकिन मेरा जो मानना है, आपका मानना है, यही मानते होंगे कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने नोटबुक बना लीजिए, उसमें मैथ की जो टॉपिक हैं वो मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ। कोशिश यही करूँगा, जैसे ये साउंड की प्रॉब्लम क्लियर हो गई, यहाँ पर गाड़ी की जो आवाज़ें आती हैं वो क्लियर हो गई, मैं फिजिक्स का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला मैं बताता रहूँगा।
थियोरेटिकल जो चीज़ें हैं वो नहीं, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जितनी भी चीज़ें टॉपिक का डेरिवेशन है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे आपको जो भी टॉपिक मिलेंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने ये बताया तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में यही क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा और इसके साथ में क्रैमर विधि भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अब यहीं तक ये टॉपिक है। धन्यवाद, आपको देखने के लिए जय हिंद जय भारत।